सलाम आदाब, नौशम सब्ज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कुर्बान अली साहब। आज हम बातचीत करेंगे हाशिमपुर और मलियाना कत्ले आम के सिलसिले में। आज से 34 साल पहले हाशिमपुर और मलियाना में तकरीबन 100 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। हाशिमपुरा में ऐसा हुआ था कि पुलिस के जवानों ने 50 बेगुनाह मुसलमानों को अपनी गाड़ी में बैठाया था और हंड नदी के किनारे सबको जाकर मार दिया था, जिसमें से 4-5 लोग जिंदा बचे थे और फिर उन्होंने पूरी सच्चाई बयान की थी क्या हुआ था। ऐसा ही मामला मलियाना में हुआ था, जहां पुलिस के लोगों ने जाकर के 72 मुसलमानों को चुन चुन कर गोलियों का निशाना बनाया और सबको कत्ल कर दिया। इसके अलावा उसी महीने में यानी 23 मई 1987 को जेलों में बंद 12 मुसलमानों को भी मार दिया गया था। हाशिमपुरा के मामले में पिछले 2 साल कबल एक अदालत का फैसला आया और पुलिस के जवानों का यानी सीआरपीएफ के जवानों को सजा सुनाई गई। लेकिन मलियाना का मामला बिल्कुल खामोशी में चला गया, कोई चर्चा नहीं, कोई तस्करा नहीं, ना अदालत की तरफ से। इस सिलसिले में पिछले महीना यानी अप्रैल 2021 में सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कुर्बान अली साहब ने एक पीआईएल दाखिल की और इस सिलसिले में कहा कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मुतालबा किया गया। हमारे साथ खुद कुर्बान अली साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अदालत का मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ हो सकता है और क्या हुआ था मलियाना में, क्योंकि कुर्बान अली साहब उस वक्त में मौजूद थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिव थे। और हम लोग जिस जनरेशन में शायद हम लोग की उस वक्त पैदाइश भी नहीं हुई थी, लेकिन कुर्बान अली साहब चश्मदीद हैं, गवाह है कि कैसे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि 72 लोगों को एक साथ कत्ल कर दिया जाए। यहाँ एक का कत्ल होता है तो हंगामा बर्पा हो जाता है और 72 लोगों का कत्ल हो गया और अब तक इंसाफ नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। अहले खाना आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और निचली अदालत तक से भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। आला अदालतों में जाने का मामला तो बाद में होता है। तो कुर्बान अली साहब, मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था 23 मई 1987 को मलियाना में। जी शुक्रिया शम्स तबरेज़ साहब, मिलर टाइम्स पे मुझे दावत देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, ये 34 बरस पुराना मामला है और मैं उस वक्त लखनऊ में एक वीकली होता था, रविवार और संडे, जो आनंद बाज़ार ग्रुप से शाया होते थे, उनके साथ वाबस्ता था और लखनऊ में रहता था। अप्रैल में मेरठ में ये खौफनाक फसादात शुरू हुए। 14 अप्रैल शब बारात का दिन था और उसमें जैसा होता है आपस में हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ और करीब 10-12 लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 माह तक कशीदगी बनी रही। कशीदगी क्या, फसादात का सिलसिला चलता रहा 2-2 4-4 दिन के वक्फे के बाद। और जब 22 मई आई तो उस वक्त तक ऐसा लगा कि मरकज़ी हुकूमत, जो कि राजीव गांधी की क़यादत वाली हुकूमत थी, और सूबाई हुकूमत, जो कि कांग्रेस पार्टी की वीर बहादुर सिंह की क़यादत वाली हुकूमत थी, उसमें आला सतह पर यह तय किया गया कि मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए। और इसलिए पहला वाक़या हाशिमपुरा मोहल्ला, जो बिल्कुल मेरठ शहर के बीचों बीच है, वहाँ पेश आया। वहाँ फ़ौज की मौजूदगी में उन्होंने हाशिमपुरा के काफ़ी लोगों को, 100-150 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें से छांट करके जो नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे, 50 मुसलमान, उनको एक तरफ किया और उनमें से काफ़ी लोगों को, बाकी जो बचे हुए थे, जेल भेज दिया। जो बुजुर्ग थे उन्हें वापस कर दिया। और ये जो 50 लोग उठाए गए हाशिमपुरा से, इनको ले जा करके करीब 45 किलोमीटर दूर एक जगह है, गंग नहर, मुरादनगर कस्बा है उसके किनारे, वहाँ ले जा करके उस ट्रक में से उतार करके करीब 20-25 लोगों को मारा गया। लेकिन वहाँ कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया कि वो जिस वक़्त ये वारदात को पीएसी वाले अंजाम दे रहे थे, उनके ऊपर कोई लाइट पड़ी, तो वो बदहवासी में वहाँ से भागे और वो फिर मज़ीद 30-35 किलोमीटर का सफ़र करके मकनपुर एक जगह है जो दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे है। अब तो वहाँ बहुत आलीशान इमारतें बन गई हैं, शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। वहाँ एक जगह है मकनपुर, थाना लिंक रोड में, हिंडन नदी के किनारे। तो जो बाकी बची हुई खेप थी 20-25 लोगों की, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। लेकिन इसमें से 4-5 लोग बच गए। एक तो गंग नहर पे जो वाक़या पेश आया, उसमें
ذوالفقار ناصر نام کا ایک نوجوان تھا جو بچ گیا کسی طرح سے، اور جو ہنڈن پہ واقعہ پیش آیا وہاں باب الدین نام کا ایک شخص تھا، اس کا تعلق بہار سے تھا، وہ بچ گیا، اور اس کو لے کر کے جو غازی آباد کے اس وقت ایس ایس پی تھے وبھوتی نارائن رائے، انہوں نے اس سلسلے میں مقدمہ قائم کرایا۔ یہ دونوں مقدمے غازی آباد ضلع میں قائم ہوئے اور اسی کی بنا پہ 31 برس مقدمہ چلا، اور تب جا کر کے دلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں سزا سنائی، اور وہ اب تمام ملزمان 19 میں سے 3 تو مر گئے، 16 ہیں جو اس وقت تہاڑ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اس کے اگلے دن 23 مئی کو اسی طرح کا واقعہ بلکہ سانحہ ملیانہ گاؤں میں پیش آیا۔ یہ اس وقت میرٹھ ضلع کے بارڈر پہ گاؤں تھا اور بہت کم مسلم آبادی تھی۔ وہاں پولیس اور پی ایس سی کے لوگوں نے پہلے تو مقامی لوگوں سے مسلمانوں کی لوٹ پاٹ کروائی، ان کے گھر جلوائے، اور وہ جب بھاگے تو ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو گولیوں سے مارا، اور جیسا آپ نے کہا کہ 72 لوگ اس میں مارے گئے، ان میں سے کافی لوگوں کو ایک کنویں میں ہی دفنا دیا گیا، اور اس میں کچھ کیمیکلز اور نمک وغیرہ ڈال کر کے تاکہ وہ لاشیں گل سڑ جائیں اور کوئی وہ نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی ایف آئی آر تک بھی درج نہیں ہوئی۔ ایک ایف آئی آر ٹوٹی پھوٹی درج ہوئی جو یعقوب صاحب ہیں ان کے حوالے سے، تو اس میں پی ایس سی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور 34 برس ہو گئے لوکل عدالت میں سیشن کورٹ میں مقدمہ چلتے ہوئے، 800 تاریخیں پڑ چکی ہیں، صرف 3 گواہوں سے جرح کی جا چکی ہے، زیادہ تر گواہ بھی اب مرنے لگے ہیں، اور کوئی انصاف نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا واقعہ، جن لوگوں کو ہاشم پورہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے آس پاس کے محلوں سے، ان میں سے کافی لوگوں کو میرٹھ جیل میں اور کچھ کو فتح گڑھ اور آگرہ کی جیلوں میں رکھا گیا، اور وہاں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان میں سے 12 لوگ مار دیے گئے، تو وہ بھی کسٹوڈیل کلنگ کا معاملہ ہے۔ تو اب میں اور وبھوتی نارائن رائے جو کہ یو پی پولیس کے سابق ڈی جی پی ہیں اور بڑے ایک اہم پولیس افسر رہے ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، بعد میں وہ وردہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، تو ہم لوگ ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کی، کیونکہ ہاشم پورہ کے سلسلے میں تو یہ فیصلہ آ گیا، انصاف ہو گیا، لیکن ملیانہ کا کیا، اور میرٹھ اور فتح گڑھ کی جیلوں میں جو موتیں ہوئیں ان کا کیا، کیونکہ ان کے لوگوں کو ابھی کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا ہے، اور مقدمہ چلنے کی بات تو دور۔ جبکہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا جی ایل شریواستوا کمیشن، اس کی رپورٹ کبھی ابھی تک کسی لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے، 2-3 مجسٹریل انکوائریاں ہوئی تھیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں آیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہائی کورٹ سے ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ایک ایس آئی ٹی بنائے تاکہ ڈیلی بیسس پہ ان مقدموں کی سنوائی ہو اور انصاف ہو سکے۔ سر، یہ ہاشم پورہ کا جو آپ نے ساری تفصیل بتا دی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ہاشم پورہ کا جو معاملہ تھا اس میں اتنے دنوں بعد فیصلہ آیا تھا، جس میں سے 3 لوگوں کی موت ہو چکی اور جو لوگ سزا کاٹ رہے ہیں وہ بھی اخیر عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملیانہ والے معاملے میں عدالت سے اتنی تاخیر کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیوں اب تک توجہ نہیں دی گئی؟ دیکھیے، وجہ جیسا میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ ہاشم پورہ کا جو معاملہ ہے، جو کہ ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں کسٹوڈیل کلنگز کا سب سے بڑا معاملہ ہے، وہ اس لیے عوام کے سامنے آ سکا، میڈیا کے سامنے آ سکا کہ ایک بہت ہی ایماندار پولیس افسر تھے وبھوتی نارائن رائے۔ جب یہ واقعہ ان کے ضلع میں ہوا، پہلا واقعہ تو 7-8 بجے کے قریب مراد نگر گنگ نہر میں ہوا، وہ بھی ان کے علاقے میں ہے، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب یہ معاملہ ہنڈن ندی پہ دلی کے قریب انجام دیا گیا۔ تو انہوں نے جو باب الدین اس میں بچ گیا تھا اور جو چشمدید تھا اس سارے واقعے کا، اس کے ذریعے سے ایک ایف آئی آر غازی آباد میں قائم کرا دی اور وہ مقدمہ چلا۔ اور اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ ہاشم پورہ کے بھی معاملے میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، اور ایک ہمارے بزرگ دوست تھے علی گڑھ میں پروفیسر اقبال انصاری صاحب، وہ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ غازی آباد کی عدالت سے اس معاملے کو دلی منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ معاملہ سن 94-95 میں دلی منتقل ہوا، سن 2000 میں معاف کیجیے گا، اور پھر 30 ہزاری کورٹ میں مقدمہ چلا، اور وہاں پر یہ اس عدالت نے فیصلہ سنایا کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ اس میں یہ 40-45 مسلم نوجوانوں کا قتل کیا گیا ہے، لیکن جو قاتل تھے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے، اس لیے ان سب کو بری کر دیا۔ یہ 31 مارچ 2015 کا فیصلہ تھا۔ اس کو پھر یو پی گورنمنٹ نے چیلنج کیا، اور 2-3 وکیل ہیں جیسے ورندا گوور، ریبیکا جین،
इन लोगों ने फिर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और NHRC की मदद से वो इस मामले को जिसको कहते हैं ना कि पाए तकमील तक ले गई, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को फैसला सुनाया, और बहुत ही वो मार्के का जजमेंट है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें कहा कि ये पुलिस से उम्मीद ये की जाती है कि वो उनकी हिफाजत करेगी आम लोगों की, और यहाँ पुलिस ने ही, PAC ने ही उन लोगों को जिनको उसने गिरफ्तार किया था अपनी कस्टडी में, उनको इस तरह से दर्दमंदाना बेदर्दी के साथ मारा, और वो अब लोग जेल में हैं। लेकिन मलियाला में क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, और जो मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट थी, उसका मकसद ये था कि ये इसको रफा दफा कर दिया जाए, इसके मामले में कोई जानकारी ना मिले। वो तो मीडिया ने काफ़ी उस वक्त में इन सारी चीज़ों को मंजर आम पे लाया, और ये हुआ कि जब मलियाना की बात उठी तो चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा कि 10 लोग PAC की गोली से मारे गए। फिर ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं 12 लोग मारे गए। फिर 3 दिन बाद कहा कि 15 लोग मारे गए। तो 15 लोगों के PAC से मारे जाने की बात तो खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कबूल की, और उस वक्त वहाँ जो उनके लोग थे उनको 40-40 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि हाशिमपुरा में यही मुआवजा 5-5 लाख का दिया गया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि एक पैरिटी होनी चाहिए मुआवजे में। और दूसरी चीज़ ये कि पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिस GL श्रीवास्तव कमीशन को अपॉइंट किया था चीफ मिनिस्टर ने, यूपी गवर्नमेंट ने, आज तक उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। कोई मुकदमा नहीं हुआ PAC के खिलाफ, और उसका जो कमांडेंट था RD त्रिपाठी 44वीं बटालियन का, उसको अनाउंस किया गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि उसे बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि वाकया ये था कि उसे बर्खास्त करने की बजाय प्रमोशन दिए गए, और वो IG रैंक से रिटायर हुआ और अभी जिंदा है। सर, ये आखिरी सवाल करेंगे। पिछले दिनों मायावती की हुकूमत थी, समाजवादी की हुकूमत रही, और अब BJP की हुकूमत उत्तर प्रदेश में। तो ये जो पूरा मामला होगा, अदालत अगर इस पे कार्रवाई करती है, सुनवाई करती है, तो कहीं ना कहीं हुकूमत का भी बड़ा अहम किरदार होगा गवाही देने में, सबूत फराहम करने में। तो योगी हुकूमत है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, क्या उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है तो इस केस के सिलसिले में अपना ताउन देगी सरकार? देखिए शम्स तबरेज़ साहब, आपने जो बात कही, यही तो सितम ज़रीफ़ी है, यही ट्रेजेडी है इस पूरे मामले की, कि 34 वर्षों से यूपी में, अभी 4 साढ़े 4 वर्ष से तो BJP की हुकूमत आई है, और उससे पहले 1-1.5 साल कल्याण सिंह की हुकूमत सन 91 में थी। बाकी टाइम सो कॉल्ड सेक्युलर हुकूमतें ही रहीं। बल्कि ये वाक़या तो जब कांग्रेस हुकूमत मरकज़ में भी थी और यूपी में भी थी, उस वक्त पेश आया, और 3 साल तक उनकी हुकूमत रही इस वाक़े के बाद, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उसके बाद मुलायम सिंह और मायावती की हुकूमतें रहीं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार। अखिलेश यादव की 5 साल हुकूमत रही, लेकिन किसी भी हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी कि मुसलमानों को इंसाफ मिले। अब आपने जो कहा कि योगी हुकूमत इसमें ज़ाहिर है कि रखना डालने की कोशिश करेगी जितना डाल सकती है, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाशिमपुरा के मामले में फैसला सुनाया, और बहुत ही मार्के का फैसला सुनाया। तो हमें उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हमारी इस पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए उन तमाम दस्तावेज़ात को अपने पास तलब करेगा कि जिसमें इस बात की गवाही मिलेगी कि PAC के लोगों ने मलियाना में कत्लेआम किया, और 12 लोगों को मेरठ और फतेहगढ़ जेलों में मारा गया। ये तो बिल्कुल साफ मामला है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं, क्योंकि जेलों में मारा गया। और उसमें जब ये मामला सामने आया तो उस वक्त के जो जेल ऑफिसर थे उन्हें सस्पेंड किया गया, FIR दर्ज की गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं वो निकाली जाएं, और आने वाली नस्लों को ये पता चले कि इस जमहूरी निज़ाम में, हिंदुस्तान में मरकज़ी जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, उससे महज 65 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के वाक़यात को अंजाम दिया गया, जो किसी भी डेमोक्रेसी में, जमहूरी निज़ाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये इंसानी हकूक़ की खुलेआम एक तरह से कहें तो मतलब इतनी बेदर्दी के साथ इंसानी हकूक़ को पामाल किया जाएगा, इसकी कोई दूसरी मिसाल देखने में नहीं आती। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है कुर्बान अली साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया-निगार हैं, और उन्होंने तफ़सील से बताया कि आज से 34 साल पहले 22-23 मई 1987 को हाशिमपुरा और मलियाना में क्या हुआ था। ये दोनों मेरठ का एक गांव है, मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है, और जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और बेदर्दी से CRPF के जवानों ने कत्लेआम किया था, जिसके एतराफ़ सरकार ने सबने किया है। अदालत से भी तकरीबन बातें PAC साबित हो चुकी है। PAC
کہ اس قتل میں انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن ملوث تھی، سرکار ملوث تھی، اور ایک سب سے بڑا کہہ لیجیے تو آزاد ہندوستان کے 70 سالوں میں ایسی ظلم کی مثالیں بہت کم ملے گی کہ جہاں ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہی قتل عام کرے، بے گناہوں کو مارے۔ ایسے فسادات میں تو دونوں طرف سے قتل ہوتا رہا ہے، لیکن اس طرح کی مثال شاذ و نادر ملے گی۔ اور اتنے بڑے معاملے پر چپی سادھی رکھی ہے ایڈمنسٹریشن نے بھی، حکومت نے بھی، میڈیا میں بھی کوئی زیادہ اس پہ چرچا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ اور سرکار کی طرف سے تو خاموشی ہے ہی، عدالت کی طرف سے بھی کوئی خاص توجہ سامنے نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر قربان علی صاحب نے کوشش کی ہے بے گناہوں اور مظلوموں کو انصاف دلانے کی۔ امید کیجیے، دعا کیجیے کہ ان کی کوشش رنگ لائے، کامیاب ہو، اور جو بے گناہ ہیں، جو مظلوم ہیں، انہیں کم از کم معاوضہ ملے، اور جو ظالم ہیں انہیں سزا مل سکے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ قربان۔